नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे बारिशों की, जहां पर मुंबई में, महाराष्ट्र में और आसपास के कई इलाकों में काफ़ी ज़ोरदार बारिश है और ये तीसरा दिन है जब यहां पर रेड अलर्ट अब भी जारी है। आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे पीडीएस में चावल, जहां पर कम अब यहां पर सरकार ने इसे किया है, इसके क्या मायने हैं, पीडीएस किस तरह से आगे जाकर मैनेज होगा और ये चावल कहाँ जाएगा, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएमडी के साइंटिस्ट बिक्रम सिंह, बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन पंजाब के सीईओ रंजीत सिंह जसान एंड प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। सबसे पहले बात यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश जी मौजूद हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं प्राइसेस? बिकॉज लगातार गिरावट है, शिपिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो बड़ी ही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है, चाहे वो ओपेक की है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, सभी जगह से बढ़ती हुई भी नजर आई है। क्या हम सब 70 के लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल मनीषा जी, प्री वॉर लेवल के लेवल पर क्रूड ऑलमोस्ट आ चुका है। सऊदी अरब से करीबन 90 to 92% जो सप्लाई रिज्यूम हो चुकी है और प्रोडक्शन भी बढ़ने के संकेत है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अब ईज आउट होते हुए नजर आया है, वॉर ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आता है और जो प्रीमियम था ये ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका है। तो मुझे लगता है $70 के भीतर हम प्रोबेबली 1 या 2 दिन में जरूर आ जाएंगे। बट अब जो है यहाँ पर एक कॉशियस मोड सा रहेगा। अब एक फेयर वैल्यू पर ये आ चुका है। अगले संकेत क्या आते हैं उस पर क्रूड ऑयल प्राइसेस डिपेंड करती है। बट इंडियन एमसेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 6263 से रैली शुरू हुई थी और दोबारा उसी लेवल पर ये आकर रैली रुक सकती है। 6700 के आसपास इसमें दोबारा एक बार बिकवाली लौट कर आ सकती है। सोना चांदी भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है। पिछला हफ्ता काफी बेहतरीन रहा। ऑलमोस्ट $4200 प्रति आउंस के लेवल्स अब यहाँ पर सोने में बनते हुए नजर आए हैं। दो तीन चीजें यहाँ पर हैं। एक तो ये कि जिस तरह का यूएस जॉब्स डेटा आया है, बाजार को नहीं लगता या वो कम प्रोबेबिलिटी से लगता है कि अब हम इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर सितंबर में आता हुआ देखेंगे। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की सी गिरावट है, जिसका कुछ फायदा हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा, लेकिन क्लियरली 4200 होल्ड नहीं कर रहा है। दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी रीजन से एक बड़ा फॉल हमने पिछले वीक में आता हुआ देखा था। 3940 के लेवल ऑलमोस्ट आ चुके थे, वहां से $250 की तेजी ऑलमोस्ट अभी आ चुकी है। अगर सिल्वर की भी बात करें तो $55-56 से $63 के आसपास, मतलब 12.5-13% का इजाफा। गोल्ड में 6 से 6.5% का इजाफा निचले लेवल से आया है। और जो भी रीजन आपने कहे कि जॉब डेटा को लेकर देखा जाए या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ने के संकेत देखे जाए, तो दोनों भी अब थोड़े से इज आउट होते हुए है। और डॉलर इंडेक्स भी जो ऊपर में 101.80 गया था, वो 101 के भीतर आ चुका है। तो ये सारे जो रीजन थे पुलबैक रैलीज के लिए इंडिकेट कर रहे थे और इंडिकेशन वो सही साबित भी हुए। मुझे लगता है प्रोबेबली 4120-4130 के आसपास दोबारा आज इंट्राडे अगर आता है तो बाइंग का लेवल बन सकता है। एमसेक्स मार्केट की अगर बात करूं तो 1,46,350 के आसपास गोल्ड में बाइंग दोबारा लौट कर आ सकती है। सिल्वर मुझे लगता है कि थोड़ी सी आज रेंज बाउंड ही नजर आती है। नीचे में 233, ऊपर में 240 के लेवल नजर आते हैं। साथ ही मेटल्स भी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी तेजी देखने को मिली थी। एल्यूमिनियम में जिस तरह की मुनाफा वसूली पिछले 3 हफ्तों में थी, वहां से कुछ सपोर्ट आता हुआ नजर आया। कॉपर में भी हमने 1.5% की तेजी पिछले हफ्ते आते हुए देखी थी। दिनेश जी, मेटल्स में क्या करने की राय देंगे यहाँ से? मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई काउंटर नजर आता है तो वो है जिंक। ऊपर में ये 375 बीतकर 348 डाउन साइड गया, अभी 365-68 के लेवल होल्ड कर रहा है। मतलब जो इसका जो प्रीवियस आया था उससे मात्र ये ₹7 नीचे है। आई थिंक 365-367 के दरमियान ये पोजिशनल एक बाय बनेगा। 390 के लेवल इस मंथ में जिंक में हमें आते हुए नजर आते हैं। 354 की स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। कॉपर मुझे लगता है कि ऊपर में 1300-1305 के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा। डाउन साइड 1278 के आसपास सपोर्ट है। ऑल राइट, तो ये नॉन एग्रो की बात हुई, जहां पर खरीदारी के मौके मेटल्स और प्रेशस मेटल्स में देखने को मिल सकते हैं। कच्चा तेल थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, लेकिन फोकस अब यहाँ पर मॉनसून पे कर लेते हैं। हमारे साथ आईएमडी से बिक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। बिक्रम जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जून में बिल्कुल बारिश ना होने के बाद जिस तरह की शुरुआत हमने जुलाई की आते हुए देखी है, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए, यहाँ से स्पेशली अब क्या सेंस है? जी नमस्कार। बिल्कुल, बारिश की जो आप देखेंगे 28 जून के बाद जो है काफ़ी अच्छा पिकअप किया था और उसमें आज की डेट तक अगर देख लें तो हमारे जो कोंकण एंड गोवा है वो पूरा नॉर्मल आगे जो रेन अभी 1 जून से लेके 6 जुलाई तक मिलनी चाहिए थी वो हमको मिल चुकी है। और इसी तरह आप देखेंगे नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है या विदर्भ भी है तो उसमें भी जो रेनफॉल एक्टिविटी 1 जून से लेके 6 जुलाई तक होनी चाहिए थी वो मिली है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक वीक जो हमको रेन पीछे मिली है वो काफी ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जैसे मुंबई है या और भी आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ कोंकण के या
नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के, तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होनी भी शुरू हुई है। जी विक्रम जी, अगर मुंबई की बात यहाँ पर की जाए तो पिछले 3 दिनों में लगातार बारिश है, हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, रेड अलर्ट आज भी यहाँ पर जारी था। अब यहाँ पर आज के लिए आने वाले 3 से 5 दिनों के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, मुंबई में मैं कहूंगा कि कल से जो बारिश में है उसमें तो राहत मिलेगी थोड़ा। आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तक या एका दुक्का जगहों में जो हैवी रेन है वो मिल सकती है, इतना तक तो रहेगा कल परसों में भी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है आज भी है और कल तक भी वो रहेगी, तो उसकी वजह से भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो ट्रीज है वो अप्रूट हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं दिक्कत हो जा रही है, कोई लोग चपेट में भी आ रहे हैं। तो उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग विंड की लिहाज से तो कल भी थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा मुंबई में। बाकी रेनफॉल एक्टिविटी कल से कम हो जाएगी, लेकिन हाँ आज जो है आज 24 आवर्स के लिए कल मॉर्निंग तक के लिए अगर देखेंगे तो हमने रेड अलर्ट वो रखा है मुंबई के लिए। ऐसा माना जा रहा था विक्रम जी कि फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई या 1 से 10 तक जुलाई में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल पाएगी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन है और उसके बाद शायद एक ड्राई पीरियड यहाँ पर फिर से लौटेगा। हाँ, 7 तारीख के बाद देखें, 7th के बाद देखेंगे तो जो कोंकण एंड गोवा रीजन उसमें तो बारिश ठीक ठाक मिलती रहेगी, लेकिन जो इंटीरियर पार्ट्स उसमें थोड़ा कमी आएगी, ये बात है। आप कह सकते हैं कि स्कैटर्ड एक्टिविटी रहेगी, लाइट मॉडरेट तक की ही रहेगी। और उसमें 15 तारीख के बाद देखेंगे तो फिर से जो एक सर्ज आएगा मानसून का, तो तब आपको बारिश की एक्टिविटी वापस देखने को मिलेगी। विक्रम जी, जिस तरह से आईएमडी की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट आई थी कि हम 90% और देयर अबाउट यहाँ पर मॉनसून बनता हुआ देखेंगे, क्या वो नंबर अभी भी जारी है? जुलाई थोड़ा सा बेहतर रहने की उम्मीद है, जून काफी खराब था, आगे जिस तरह का एल निन्यो है, किस तरह की स्थिति अब यहाँ पर नरेट की जा रही है? देखिए, जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उसमें कोई अभी चेंज नहीं है। वो तो यही बोला गया कि बिलो नॉर्मल रहने वाला है, और ओवरऑल इंडिया का देखेंगे तो उसमें 90% तक ही बारिश मिलने के लिए बोला गया है। और ज्यादातर जो हमारे होमोजीनियस रीजन्स है उसमें यही बोला कि बिलो नॉर्मल ही वो रहने वाली है। तो अभी ठीक है, ये स्पेल अच्छी मिली है, तो जो अभी तक की डेफिशिएंसी थी या अभी जो जरूरत थी वो तो जरूर पूरी हुई है। तो आगे देखते हैं किस तरह का है। तो वो फोरकास्ट जो है वीक टू वीक अपडेट्स जो हम लोग को जो एक्चुअल में मिला है हमको, और आगे किस तरह का हमारा प्रेडिक्शन सिस्टम दिखा रहा है, तो अपडेट्स हम देते रहेंगे। लेकिन जो मंथली और सीजनल अपडेट है तो वो तो एट द एंड ऑफ मंथ देंगे, या 20 सीजन में जब अगस्त में फिर से अपडेट देंगे कि किस तरह का आगे रह सकता है, तो वो फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो उस समय बताया जाएगा। पॉइंट टेकन। विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और काफ़ी अहम दिन है लोगों से बात भी करने के लिए, और शुक्रिया आपके समय के लिए भी। तो ये ऑफ कोर्स आईएमडी विक्रम सिंह जी हमें बता रहे हैं कि 7 जुलाई के बाद थोड़ा सा एक स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा बारिश में, लेकिन 15 जुलाई पर यहाँ पर हम इसको फिर से पिकअप होता हुआ देखेंगे। और जो एज ऑफ नाउ रेड अलर्ट है कई हिस्सों में महाराष्ट्र के, स्पेशली मुंबई में, कल सुबह तक अभी भी यहाँ पर जारी है, जिस तरह की हवाएं और बारिश फिलहाल यहाँ पर है। मॉनसून इंडिकेटर आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि एक अपर सर्किट हमने वहां पर लगता हुआ देखा था। अच्छी खासी बारिश यहां पर मुंबई में है, जैसे कहा गया कि काफ़ी हद तक जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हुई हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम इन सेंस ऑफ नंबर्स यहाँ पर जाते हुए नजर आए हैं। तो चाहे वो कोंकण गोवा है या फिर वो मुंबई है, महाराष्ट्र है, नॉर्मल की तरफ जाता हुआ नजर आया है। और वो मुंबई रेनफॉल एनसीडीएक्स का है, जहाँ पर हमने 8% का अपर सर्किट के साथ यहाँ पर काम होते हुए देखा है। काफ़ी क्लियरली फॉलो करता हुआ जिस तरह की बारिश यहाँ पर हो रही है, और जिस तरह से आईएमडी के साथ टाई अप है, वो हमने यहाँ पर नंबर्स आते हुए भी देखे हैं। अब कैसे देखते हैं आप दिनेश जी यहाँ पर मुंबई रेनफॉल एनसीडीएक्स को? क्या हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया है? किस तरह से ये नंबर्स बनते हुए दिखे हैं? काफी ठीक ठाक है, वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। 1930-40 के लेवल नीचे में आने के बाद ये करीबन 700 पॉइंट वहां से अच्छा खासा मूव लिया है। तो अभी भी मुझे लगता है कि 2644 और 2660 ये रेंज में यहाँ से दोबारा प्रेशर बनेगा, यहाँ बिकवाली बनेगी। और जैसे अभी मैंने सुना है कि शायद आज और कल सुबह तक की रेड अलर्ट जारी रहेगा। उसके बाद 15 जून तक मानसून थोड़ा सा रफ्तार इसकी जरूर कम होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 30 से 40 पॉइंट बढ़ता है तो रेंज में जरूर बिकवाली की जा सकती है। 2400 से 2420 के लेवल्स डाउन साइड देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो मुंबई रेनफॉल का हाल है, आप देख सकते हैं 8% का इजाफा यहाँ पर है। और जो आईएमडी की तरफ से लेटेस्ट नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं वो ये हैं कि जुलाई की एवरेज कोलाबा में ज़्यादातर 990 mm होती है, और उसमें से करीबन 754 mm हो चुकी है। यानी कि 1 से 5 जुलाई के बीच में जो मुंबई की बारिश है उसका 90% बारिश हमने 5 दिनों में ही यहाँ पर आता हुआ देखा है। तो कुछ बिकवाली, कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन आती हुई ये चार्ट है। जब से मुंबई रेनफॉल एनसीडीएक्स यहाँ पर लॉन्च हुआ है उसके बाद से करीबन 1
महीने में आप देख सकते हैं वो ज़्यादातर तेज़ी पिछले एक हफ्ते में ही आई है, जुलाई में आई है, लेकिन 23% की बढ़त अपने लॉन्च से। वेल आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जिसे एड्रेस करना है और हमारे साथ रंजीत सिंह दोसांझ जी जुड़ चुके हैं। रंजीत सिंह जी नमस्कार। सरकार की तरफ से हम वो जो रिपोर्ट है वो पढ़ रहे थे कि किस तरह से पीडीएस में यहाँ पर चावल में कुछ कमी की जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स उससे क्या सेविंग्स होती हैं वो तो रिपोर्ट यहाँ पर है ही, लेकिन इस चावल का क्या होगा? क्या वो एक्सपोर्ट है? क्या वो एथनॉल में जा रहा है? किस तरह से आप वो पूरा इकोनॉमिक्स बनता हुआ देख रहे हैं? शर्मिष्ठा जी, जैसे कि आपने रिपोर्ट पढ़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्राइम मिनिस्टर जो गरीब अन्न कल्याण योजना में जो 30 साल से पहले एक गाइडलाइन चल रही थी कि ब्रोकन की परसेंटेज जो रॉ राइस है उसमें 25% रहती है, जो पारबॉइल्ड सेला राइस है उसमें 16% है। तो सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है बहुत सालों के बाद कि इसमें जो उसकी ब्रोकन की परसेंटेज वो कम की है। अब रॉ राइस में 10% और पारबॉइल्ड में 5% ब्रोकन रहेगा। उसके पीछे 3 साल से सरकार काम कर रही थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्रा स्टेट से जहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले साल 5 लाख टन और लास्ट ईयर पंजाब में 15 लाख टन ये जो क्रम चल रहा है उसमें 15 लाख टन जो हमने जो इसको इम्प्रूव राइस का नाम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो हमने डिलीवर किए हैं। उसमें सरकार ये चाह रही है कि जो इम्प्रूव राइस है 10% ब्रोकन या 5% ब्रोकन वाला पारबॉइल्ड है, वो जो राशन की अलग-अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें वो सब 80 करोड़ जो लोगों को सरकार फ्री में राशन देती है, उसमें वो दिया जाए। और जो उससे बचने वाला ब्रोकन राइस है, जो कि लगभग हम सोच रहे हैं कि अगर पूरे इंडिया में 400 लाख टन की प्रोक्योरमेंट होती है, तो लगभग 80 लाख टन जो है वो ब्रोकन राइस जो निकल के आएगा। अगर सेले पारबॉइल्ड को मिला लेते हैं तो वो कम क्वांटिटी हो सकती है, रॉ और सेले को मिलाते हैं। तो सरकार ने जब एथनॉल इंडस्ट्री लेके आई थी तो वहाँ उन्होंने गारंटी की थी कि एथनॉल इंडस्ट्री को हम ग्रेन की एक गारंटी देंगे कि वो एथनॉल इंडस्ट्री जो लगेगी उसमें हम सरकार उसको कुछ परसेंटेज में ग्रेन प्रोवाइड कराएगी। उसी के संदर्भ में सरकार ने ये एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आई थी, लेकिन अभी उसके इस साल में भी पंजाब और हरियाणा से अच्छी क्वांटिटी सरकार ने ली है। उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अभी ये फैसला लिया है कि 2027-28 की जो नई क्रॉप आएगी, उसमें 100% जो है राइस वो ही लिया जाएगा जो इम्प्रूव्ड राइस होगा। अब निशा जी इसमें एक पॉइंट जो बहुत निकल के आ रहा है कि इसमें जो ब्रोकन राइस जो बच रहा है, जो सरकार की ये पॉलिसी थी, जब सरकार पॉलिसी हमें पायलट प्रोजेक्ट दिया या पॉलिसी फ्रेम हुई है, तो उसमें हमें बताया गया था कि जो ब्रोकन राइस है, वो मिलर के घर में रहेगा, मिलर अपनी मिल में रखेगा और नया बैग लगा के उसको स्टैक करेगा और सरकार ओएमएमएस के ज़रिए उसको सेल करेगी। और पिछले 8 महीने से ये नया सीज़न चल रहा है सितंबर से। तो आज की डेट में अगर पंजाब हरियाणा में बात किया जाए तो लगभग 2 लाख टन ब्रोकन आज भी राइस मिलों में पड़ा है। हमने गवर्नमेंट के अलग-अलग प्लेटफॉर्मों पे, मिनिस्ट्री में, एफसीआई में, सीएमडी एफसी के पास, सेक्रेटरी के पास, सब में ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो ब्रोकन मिलर के अंदर पड़ा 8 महीने से, जो उसके फ्यूमिगेशन के चार्जेस, स्टोरेज के चार्जेस सब मिलर बियर कर रहा है। तो उसको कम से कम इसको लिक्विडेट किया जाए। आज बड़ी हमें ये रिपोर्ट पढ़े जो अभी एक नई पॉलिसी आई है ओएमएमएस की, उसमें बहुत एक चीज़ देखने के लिए जैसे हमें पढ़ के हुआ पंजाब हरियाणा को उसमें जो ओएमएमएस की स्केल से बाहर कर दिया गया। सरकार की ये नीति ये कहती है कि पंजाब हरियाणा जो ये दोनों स्टेट हैं, ये राइस के सरप्लस स्टेट है और डेफिशिएंट स्टेट में ही सिर्फ वो ये ब्रोकन राइस की सेल करेगा। जी। पंजाब और जहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्टॉक है, जहाँ मिलर परेशानी इस बात के लेके कि ब्रोकन उसके घर में पड़ा है। लेकिन सरकार ने उसको पंजाब हरियाणा को बाहर कर दिया, तो इसके लिए हमने सरकार के पास इतराज़ भी रखा है। ये एक नई चीज़ निकल के आई है हमारे लिए। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत जारी है कि पंजाब हरियाणा को भी इसमें इंक्लूड किया जाए? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल हमने कल भी रिप्रेजेंटेशन स्टेट के थ्रू भी भेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके। को और गवर्नमेंट ने को अडैप्ट भी किया है कि पंजाब के आगे को इसका रखा है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में ही बिल्कुल सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है राइस मिलर में और राइस मिलर्स को लेके नई क्रॉप में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। और सबसे बड़ा कि आज पंजाब में लगभग 60% जो कस्टम बिलिंग का काम है वो कंप्लीट हुआ। 40% के लगभग काम पेंडिंग है। अगर ये ग्राउंड्स की और स्टोरेज की यही हालात रहा, तो कमिंग सीजन में पैडी की प्रोक्योरमेंट पंजाब हरियाणा बहुत मुश्किल होगी। पॉइंट टेकन। रंजीत जी, एक और सवाल और ये चावल इनटू एथनॉल पर है। क्या एक परसेंटेज एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं और आपको लगता है ये परसेंटेज इंक्रीज होएगी आगे जाके? इंक्रीज नहीं मैम, अभी तो जो बेसिकली जो सरकार की पॉलिसी 27-28 में है कि एथनॉल इंडस्ट्री को के लिए सब चीजें जो स्टेप लिए जा रहे हैं एथनॉल इंडस्ट्री को ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए। आज क्या हो रहा है, सरकार जो 25% ब्रोकन वाला राइस है वो ही एथनॉल इंडस्ट्री को देनी है। जो भी उनकी एक पैरामीटर फिक्स किया 30% या 40% एथनॉल इंडस्ट्री को उन्होंने डिलीवरी करनी है, जो उनको ग्रेन की क्वांटिटी देनी है उसके सामने एथनॉल लेना है। आज वो क्लियर जो राइस 25% वाला वही दे रही है, हेड राइस दे रही है, उसको वो क्रश करके उसे एथनॉल बना रही है। सरकार ये चाहती है कि जो सरकार इम्प्रूव्ड राइस करके
वो जो 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जाए और उसको जो 100% ब्रोकन है वो ब्रोकन को वो एथनॉल में यूज करना चाहती है कि कम से कम जो ब्रोकन है वो तो उन्होंने क्रश ही करना है, एथनॉल वालों को क्रश करके ही एथनॉल बनाना है। तो क्यों राइस दिया जाए, उसकी जगह ब्रोकन दी। क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट फिक्स हो गई कि आने वाले साल में पूरा जो राइस ऑस्ट्रेलिया लेगी ऑफ इंडिया के ब्याह के ऊपर सेंट्रल पूल में वो इम्प्रूव राइस ही जाएगा 5 और 10% वाला। पॉइंट टेकन। संजय रंजीत जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली पंजाब हरियाणा को पूरी स्कीम से बाहर रखा गया है, वो एक चीज़ है जिसके ऊपर अभी भी इंडस्ट्री काम कर रही है। अदरवाइज जैसे कहा कि एक पॉजिटिव हल्का सा यहाँ पर इसमें निकल के ज़रूर आ रहा है। जहाँ तक एथनॉल की बात है, क्लियरली सरकार इस तरफ यहाँ पर इसको तवज्जो देती हुई, सरकार के पास काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टॉक है। और जिस तरह की अब बारिशें हुई हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि एक और साल शायद हम चावल के लिहाज से, पैडी के लिहाज से यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड देखेंगे। दिनेश जी, ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में यहाँ पर अब आपकी क्या सेंस बन रही है? मानसून अच्छा है, बुआई शुरू हो चुकी है, पिछले हफ्ते के नंबर्स बहुत बेहतरीन नहीं थे, लेकिन जो आज नए आएंगे शायद हम उसमें एक अपटिक आता हुआ देखें। बिल्कुल डिले जरूर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना सामान्य उतना स्विंग जरूर हो जाएगी। वेदर पल्सेस का हो या ऑयल सीड, तो मुझे थोड़ा सा बढ़तावा भी नजर आता है। प्रोबेबली हो सकता है कॉटन एट पार रहे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो डर का माहौल था, एक भय का माहौल था, वो कुछ ना कुछ ईज आउट होता हुआ नजर आया है। लेकिन खासकर एग्री कमोडिटीज की बात करूं तो मुझे स्टैटिस्टिकली फंडामेंटली सारे के सारे सॉलिड लगते हैं। खासकर आज के लिए अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो मौजूदा स्तर पर ग्वार गम अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट 11,500 के आसपास बाय कर सकते हैं। 11,250 की स्टॉप लॉस लगाए। इस वीक के अंत तक हम 12,000 का लेवल क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ अगर धनिया की बात करूं तो मुझे लगता है कि 15,800 का धनिया निश्चित तौर से बाय करना चाहिए। 16,350 अपसाइड टारगेट, 15,500 की स्टॉप लॉस। पॉइंट टेकन। वो सारे के सारी स्ट्रैटेजीज लिख ली गई हैं। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। वाली इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। BC Awaaz and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि बॉन्ड बाजार में जून की तेजी के बाद जुलाई की शुरुआत यहां पर काफ़ी स्ट्रांग हुई है। कंपनीज ने एक दिन में करीब 15,960 करोड़ रुपए यहां पर जुटाए हैं। और जो बॉन्ड जारी करने वाली कंपनीज हैं जहां पर हमने मैक्सिमम रकम आते हुए देखी है, उसमें नाबार्ड है 8,000 करोड़ इन्होंने जुटाए। IFCL ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1,900 करोड़ और बजाज फाइनेंस यहाँ पर 5300 करोड़ जुटाने में कामयाब रहे। ज़्यादातर वॉल्यूम इन 3-4 कंपनीज की तरफ से आती हुई नजर आई है। आपको ये भी बता दें कि बाजार में लिक्विडिटी जो बनती हुई नजर आई है, या जो इनफ्लोज हैं या इशुएंसेज हैं, वो काफ़ी हद तक RBI की लिक्विडिटी की वजह से हैं जो उन्होंने पैदा करी है। दरें अब यहाँ पर उनसे जुड़े हुए कदम जो यहाँ पर उठाए हैं, काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं, उसका सीधा असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। रुपए में अप्रिसिएशन है। कच्चे तेल की बात की जाए तो यहाँ पर कीमतों में लगातार गिरावट है। अपने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के हाई से कच्चा तेल अब यहाँ पर 42% तक गिर चुका है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा। साथ ही साथ जिस तरह से इंडिया यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में यहाँ पर इसे इंक्लूजन दिया जाएगा, उसका भी काफ़ी होप और फ़ायदा हमने मार्केट्स में बनते हुए देखा है। अब आपको बता दें कि आज और कल में प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस में यहाँ पर क्या कुछ है, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी यहाँ पर बाजार में है, 25 बिलियन ये रेज करना चाहते हैं और 9 जुलाई 2036 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ। जियो क्रेडिट भी मार्केट्स में है और 10 बिलियन ये जुटाना चाहते हैं 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स लेकर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी मार्केट्स में है और 15 जुलाई ये भी जुटाना चाहते हैं, 15 बिलियन ये जुटाना चाहते हैं 2029 के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के साथ। टाटा कैपिटल 2 बिलियन जुटाना चाहते हैं और 2 बॉन्ड्स के जरिए जुटाना चाहते हैं 37 बिलियन। टाटा कैपिटल के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। L&T फाइनेंस भी 10 बिलियन जुटाना चाहते हैं 2 बॉन्ड्स के द्वारा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम हैं एंड इन बिलियंस, यानी कि काफ़ी बड़ी रकम के इशुएंसेस लेकर भी यहाँ पर आ रहे हैं। और काफ़ी हद तक ये सारी की सारी कंपनीज की बिडिंग आज और कल के बीच में है। तो वो सारा के सारे नंबर्स हम ऑफकोर्स मार्केट्स में ऐड होता हुआ देखेंगे। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.